हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ चेंज 813। So the organization shall establish process for implementation and control of planned, temporary and permanent change that impact OSHA's performance. So हमें एक प्रोसेस बनाना है, एक प्रोसीजर बनाना है फॉर प्लान्ड और टेम्परेरी चेंजेस के लिए, या हम कोई परमानेंट चेंज कर रहे हैं अपने ऑपरेशन में या वर्क प्लेस के ऊपर। सो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट हमारे ओसास परफॉर्मेंस पे क्या क्या पड़ेगा। सो वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कंपनी में, या कोई सर्विसेज नई स्टार्ट कर सकते हैं, और हम कोई टेक्निकल प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और चेंजेस टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या अगर हम कोई अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या सर्विसेज एंड प्रोसेसेस के अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस रिलेटेड टू वर्क प्लेस लोकेशन, लोकेशन को हम चेंज कर रहे हैं, या उसकी सराउंडिंग में कुछ चेंज कर रहे हैं, या हम ऑर्गेनाइजेशन का वर्क चेंज कर रहे हैं, या वर्किंग कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं, या हम कोई इक्विपमेंट नया ला रहे हैं या इक्विपमेंट हटा रहे हैं, या हमारे बहुत मेजर चेंजेस हैं जहाँ पर कि हमारे वर्क फोर्स में या मैन पावर में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। चेंजेस टू लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स, अगर वो चेंजेस लीगल रिक्वायरमेंट या और दूसरी रिक्वायरमेंट्स में अगर कोई चेंज हुआ है तो उसके लिए भी हमें प्रोसेस में अपने रूल्स डिफाइन करने। चेंज इन नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट हैजार्ड और ओसास रिस्क, अगर हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ में चेंज के कारण, या हमारे कुछ नई टेक्नोलॉजी के कारण हैजार्ड्स में कोई चेंज हुआ है, या हमारे रिस्क में कोई चेंज हुआ है, तो उस केस में भी हमें ये इश्यूज़ को एड्रेस करना है अपने प्रोसेस में। एंड डेवलपमेंट इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, नया अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है तो उससे रिलेटेड कोई नॉलेज में चेंजेस है। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिव्यू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनइंटेंडेड चेंज, टेकिंग एक्शन टू मिटिगेट एनी एडवर्स इफेक्ट एज नेसेसरी। तो इन चेंजेस के कारण अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ नए कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब अनडिजायर्ड इफेक्ट्स, या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कस्टमर पे, हमारी इंटरेस्टेड पार्टी पे, तो उसको हम रिव्यू करेंगे और कोशिश करें कि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको हम एड्रेस करें और उसको कम से कम करने की कोशिश करें। सो द चेंजेस कैन रिजल्ट इन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो उन चेंजेस का इफेक्ट ये हो सकता है कि हमारे रिस्क चेंज हो जाएं, या हमारी नई अपॉर्चुनिटीज़ निकल करके आएँ। सो मोर क्लैरिफिकेशन के लिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसेस इज इनहेंस ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी एट वर्क। सो इसका ऑब्जेक्टिव चेंज मैनेजमेंट का क्या है कि हमारे हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर वर्क प्लेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बाय मिनिमाइजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू हजार्ड और ओसास रिस्क इनटू वर्क एनवायरनमेंट एज चेंज अकर। तो चेंज के कारण अगर कोई नए हजार्ड्स या रिस्क हमारे वर्क एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करें उन हजार्ड्स को। सो एग्जांपल्स हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट, फैसिलिटी, वर्क प्रैक्टिस, प्रोसीजर्स, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल, स्टाफिंग, स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड चेंज। क्या नेचर होगा हमारे चेंज का और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज अप्रोप्रिएट मैथोलॉजी। तो हमें उसका एक मेथड डिफाइन करना है कि हम कैसे रिव्यू करेंगे। एग्जांपल के तौर पर डिज़ाइन रिव्यू लिखा है फॉर असेसिंग दी ओसास रिस्क एंड ओसास अपॉर्चुनिटी ऑफ द चेंजेस। तो उस चेंजेस के कारण हमारे नए नए हजार्ड्स ऐड हो रहे हैं, या उसका हमारे रिस्क असेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, या हीरा में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हमें यहाँ रिव्यू करना है और असेस करना है। द नीड टू मैनेज चेंज कैन बी आउटकम ऑफ प्लानिंग मटीरियल आर डिलीवर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। तो हम कैसे उस चेंजेस को एड्रेस करेंगे और उसका हमारे प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हम डिलीवर कर रहे हैं एज पर स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट, तो उसमें कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। तो एनी चेंजेस, प्रिकॉशन और अदर प्रोएक्टिव मेजर्स आर कम्युनिकेटेड एंड मेड अवेलेबल। तो उन चेंजेस को हमें अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट भी करना है और उसको कम्युनिकेट भी करना है रिस्पेक्टिव कंसर्न पर्सन्स को। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी प्रिक्योरमेंट रिक्वायरमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारी हमें प्रोडक्ट सर्विसेज प्रिक्योर करनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है। तो उससे रिलेटेड ये क्लॉज है 814
So the organization shall establish, implement and maintain a process to control procurement of product and services in order to ensure their conformity to its OSAS management system requirement. So हमें जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट कर रहे हैं, चाहे सर्विसेज कर रहे हैं, उसके लिए रूल्स बनाने हैं, उसको उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है और उसके लिए एक प्रोसेस डिफाइन करना है. So the procurement process should be used determine the assess and eliminate of hazard. तो हमें असेस करना है कि कितने हजार्ड्स है और उस हजार्ड्स को कम से कम कैसे कर सकते हैं फॉर रिड्यूस ओसास रिस्क एसोसिएटेड विद. तो उसमें कोई भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क अगर एसोसिएटेड हैं तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. एग्जांपल्स हैं फॉर प्रोडक्ट जो हम परचेज कर रहे हैं, हजार्डस मटेरियल तो नहीं परचेज कर रहे हैं और सब्सटेंसेस, और कोई रॉ मटेरियल हमने कोई चेंज किया है उसको प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या हजार्ड्स हैं, इक्विपमेंट हो सकता है, सर्विसेज हो सकती है, बिफोर देयर इंट्रोडक्शन इनटू द वर्क प्लेस. तो ये हमें जब हम अपने वर्क प्लेस पे इन चीज़ों को खरीद करके लाते हैं उससे पहले हमें उसके हजार्ड्स को एसेस करना है, उसका रिस्क एनालिसिस करना है, एंड देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि उन हजार्ड्स को हम कितना मिटिगेट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं. So the organization procurement process should address requirement including, for example, supplies, equipment, raw material and other good related services purchased by the organization. तो ये सब चीज़ों को हमें कंसीडर करना है. The process should also address any needs of consultation and communication. So हमें वो भी एड्रेस करना है कि हमने प्रॉपरली उसके लिए कंसल्टेशन किया है अपने सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ या वर्कर्स के साथ, एंड उसको कम्युनिकेट प्रॉपरली करें अपने सप्लायर के साथ भी. द ऑर्गेनाइजेशन शुड वेरीफाई द इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एंड मटेरियल आर सेफ फॉर यूज़ ऑफ वर्कर बाय इंश्योरिंग. तो हमें ये इंश्योर करना है, ध्यान रखना है कि जो भी हम नया इक्विपमेंट या कुछ उस इक्विपमेंट को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या कोई मटेरियल हमने लिया है वो सेफ़ हो हमारे वर्कर्स के लिए. किसके थ्रू इक्विपमेंट इज डिलीवर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, इज टेस्टेड टू इंश्योर इट्स वर्क्स आर इंटेंटेड. तो हम जो इक्विपमेंट खरीद रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसका कोई रिवर्स इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा हमारे वर्क के ऊपर. और इंस्टॉलेशन आर कमीशनड टू इंश्योर दे फंक्शंस आर डिज़ाइन. तो जो कमीशनिंग होगी हमारे और या इंस्टॉलेशन होगा वो हमारी डिज़ाइन के पर्पज़ से फुलफिल करे और उसमें कोई रिस्क तो नहीं है. मटेरियल आर डिलीवर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन. सो जो भी मटेरियल हम ले रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ही मटेरियल को वो हमें भेज रहा है. एनी यूसेज रिक्वायरमेंट प्रिकॉशन टू अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स आर कम्युनिकेटेड एंड मेड अवेलेबल. तो अगर कोई प्रिकॉशन या प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं या पीपीज यूज़ करनी है या जो भी हमारे कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपरली सप्लायर को कम्युनिकेट हो और वो अवेलेबल हो सो दैट कि हम रिव्यू कर सकें कि उसको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So now we will talk about the contractors because organization is using so many contractors for construction, manpower. So here we are addressing this requirement. So the organization shall coordinate its procurement process with its contractor. So जब हम अपने procurement process के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कुछ ले रहे हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्टर की टर्म्स एंड कंडीशन को भी हम अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में एड्रेस करें in order to identify hazards or to assess and control OSAS risk arising from. So उसके कारण अगर कोई नए hazards हैं या वो हमें उस केस में भी अपने hazards को आइडेंटिफाई करना है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में भी, और जहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्टर को आइडेंटिफाई करने या सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में भी, और वो अपने हजार्ड्स को कैसे एनालाइज कर रहा है, क्या कंट्रोल्स लगा रहा है. द कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन दैट इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो कॉन्ट्रैक्टर की एक्टिविटीज़ हैं या कुछ ऑपरेशंस कर रहा है हमारी प्रमाइसिस में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको हमें ध्यान रखना है. द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन दैट इम्पैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर. सो ऑर्गेनाइजेशन के कारण, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस या एक्टिविटीज़ के कारण कॉन्ट्रैक्टर के वर्करों पे तो कोई रिस्क नहीं हो रहा है या वो लोग तो सेफ है, तो उसको भी हमें उन एक्टिविटीज़ को भी एड्रेस करना है. द कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन दैट इम्पैक्ट
अदर इंटरेस्टेड पार्टी इन द वर्क प्लेस। तो कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स के कारण कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा हमारी इंटरेस्टेड पार्टी को, उसके भी हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके और उसको भी हमें अपने हीरा में कंसीडर करके और उसका भी इम्पैक्ट को कंसीडर करना है और उसके अगेंस्ट भी हमें कंट्रोल्स बनाने हैं। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स ओसास मैनेजमेंट, सो हमें इंश्योर करना है कि कोई उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट तो नहीं है। सिस्टम आर मीट बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड देयर वर्कर, तो वो हमारे जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो हमारे रूल्स हैं या प्रोसीजर्स हैं उसको भी कॉन्ट्रैक्टर भी और उसके वर्कर भी उसको फॉलो करें। द ऑर्गेनाइजेशन प्रिक्योरमेंट प्रोसेस शैल डिफाइन एंड अप्लाई ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो हम कॉन्ट्रैक्टर को जब सेलेक्ट करें तो उसके अंदर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड रिस्क और हैजार्ड्स को कंसीडर करें कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है जो इन सारे रूल्स को, इन सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। So example of contractor activity operation including maintenance, construction, operations. So कॉन्ट्रैक्चुअल की एक्टिविटीज़ के अंदर मेंटेनेंस भी कर सकता है, किसी मशीन की मेंटेनेंस के लिए भी आ सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, या हम कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं वहाँ पर उसके वर्कर्स ये आ सकते हैं, या कुछ ऑपरेशन के अंदर हम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड कुछ जगह पे हम कंसल्टेंट्स भी यूज़ करते हैं, या कुछ स्पेशल नॉलेज वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अकाउंटिंग और अदर फंक्शंस के लिए यूज़ करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी प्रोफेशनल को। सो उन सबको भी इसमें कंसीडर करना है। असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी टू कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट एलिमिनेट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। सो कॉन्ट्रैक्चर को एक्टिविटी या उसको असाइन करने का ये मतलब नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाती है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। When coordinating with the contractor, the organization should have give consideration to the reporting of hazard between itself and its contractor, controlling worker access to hazards area and procedure to follow in emergency. So हमें अपने कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल क्लियर कट बताना है कि जब हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं या हम उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि वो अपने हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करे और हमारे जो इमरजेंसी की नॉर्म्स है उसको भी वो फॉलो करे और उसको प्रॉपरली हम ट्रेनिंग दें। सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड स्पेसिफाई हाउ द कॉन्ट्रैक्टर will coordinate its activity with the organization own OSAS system process for confidence based increase exposure assessment and process safety management and for reporting of incident। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसका रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म क्या होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से काम करे। सो द ऑर्गेनाइजेशन शुड वेरीफाई द कॉन्ट्रैक्टर आर कैपेबल टू परफॉर्मिंग देयर टास्क before being allowed to proceed with the work. Example, by verifying that OSAS performance records and satisfactory qualification, experience, competency criteria for workers and others specified has to be met through training or resources, equipment and work preparation are adequately ready for the work to proceed. सो हम जब कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं या उसकी हम कैपेबिलिटी को असेस कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि वो कितना उसके पास नॉलेज है ओसास के से रिलेटेड, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है पास्ट में, अगर उसने कहीं और काम किया है और कहीं पर और कई एक्टिविटी की है, उसके वर्कर्स कितने क्वालिफाइड है, क्या उसने प्रॉपरली वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है विद रिस्पेक्ट टू ओसास रिक्वायरमेंट्स। Now we will talk about the outsourcing because organizations are doing some outsource processes also, like some machining job work or some type of plating or powder coating जो हमारे पास फैसिलिटी नहीं, हम उसको आउटसोर्स करते हैं। तो उस केस के अंदर हमें ओसास की रिक्वायरमेंट को कैसे एड्रेस करना है। सो दिस क्लॉज इज टेल्स अबाउट दैट द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट द आउटसोर्स फंक्शंस एंड प्रोसेस आर कंट्रोल। तो आउटसोर्स प्रोसेस और फंक्शंस को हमें कंट्रोल करना है। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट आउटसोर्स अरेंजमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट विद अचीविंग द इंटेंट आउटकम ऑफ ओसास मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम आउटसोर्स करें तो वहाँ पर हमारी सारी लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स मीट करें और सो दैट कि हमारे ओसास के जो इंटेंटेड रिजल्ट है उसमें कोई इम्पैक्ट ना हो।
The type of degree of controls and applied for these function process shall be defined within the OSAS management system. So हमें वो सारे कंट्रोल्स और किस डिग्री तक के कंट्रोल्स हमें अप्लाई करना है फॉर आउटसोर्स प्रोसेस, वो हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम में डिफाइन करना है. Coordinate with external provider can assist an organization to address any impact that outsourcing has on its OSAS performance. तो हमें ये कोऑर्डिनेट करना है अपने एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से या जो भी हमारा सप्लायर कर रहा है कि भैया उसके कारण हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा. द ऑर्गेनाइजेशन शुड एस्टेब्लिश एंड एक्सटेंड ऑफ कंट्रोल ओवर आउटसोर्स प्रोसेस बेस्ड अपॉन फैक्टर्स सच एज, क्या क्या फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना है जब हम कंट्रोल लगा रहे हैं आउटसोर्स प्रोसेसेस के ऊपर. सो द एबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स. तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कितना कैपेबल है हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए. द टेक्निकल कम्पिटेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल. तो उसकी टेक्निकल कम्पिटेंसी, उसको नॉलेज कैसी है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन पे या हीरा के ऊपर, सो वो हमें ध्यान रखना है. एंड पोटेंशियल इफेक्ट द आउटसोर्स प्रोसेस और फंक्शन विल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अचीव द इंटेंट आउटकम ऑफ इट्स ओसास. सो उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसके क्या इफेक्ट आ सकते हैं उस आउटसोर्स प्रोसेस से हमारे अल्टीमेट गोल को अचीव करने के अंदर, तो उन चीज़ों को ध्यान रखना है. द एक्सटेंट टू विच आउटसोर्स प्रोसेस और फंक्शन इज शेयर्ड. तो कौन सा प्रोसेस हमें आउटसोर्स प्रोसेस करना है या कौन से फंक्शंस को शेयर करना है, उसके हीरा को भी हम कम्युनिकेट करें प्रॉपरली अपने सप्लायर को. सो द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव नेसेसरी कंट्रोल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. सो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, उसमें क्या हजार्ड्स आ सकते हैं, वो सब भी हमें एड्रेस करने हैं. So now we will talk about the emergency preparation and response. So emergency के situation के अंदर हम के लिए कितने प्रिपेयर हैं और कैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस को डिफाइन करना है. सो रूल्स बनाने हैं, इम्प्लीमेंट करना है एंड मेंटेन करना है प्रोसेस को टू प्रिपेयर फॉर रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन. पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन मीन्स अभी वो इमरजेंसी आई नहीं है बट आ सकती है, लाइक फायर की सिचुएशन या कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है. सो हमें वो पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके और उसके रिस्पॉन्स को डिफाइन करना है. सो इस्टेब्लिश ए प्लान रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सिचुएशन इंक्लूडिंग फर्स्ट एड. तो हमें ये प्लान करना है कि इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो उस वक्त हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे. उसके अंदर हमें फर्स्ट एड को भी लाइक फर्स्ट एड को ध्यान में रखना कि हम कैसे फर्स्ट एड करेंगे उस समय पे. एंड ट्रेनिंग देनी है रिस्पॉन्स के लिए. एंड उसके लिए हमें पीरियडिक टेस्ट भी करना है कि वो हम सिमुलेट करें उस सिचुएशन को, उस इमरजेंसी सिचुएशन को, और फिर हम देखें कि हमारा रिस्पॉन्स की कैपेबिलिटी कितनी है, कैसे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं. इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एंड नेसेसरी revision the plan response including after testing and its particular after the occurrence of emergency situation. तो हमें देखना है कि हमारी कैसा रिस्पॉन्स रहा जब हमने टेस्ट किया, टेस्टिंग के रिजल्ट्स को वेरीफाई करें. एंड जब वो इमरजेंसी ख़त्म हो जाए तो हम देखें कि हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना अच्छा था और कितना अच्छे हमारे ओवरऑल रिस्पॉन्स रहा. And communicate and providing relevant information to worker and their duties and responsibility. अगर उसमें कुछ gaps हैं तो हम workers को communicate करें कि भाई यहाँ आपके response में कमी रही और उनकी responsibilities को clearly define करें. Communicate relevant information to contractor, visitor, emergency response services, government authorities and as appropriate the local community. तो हम उससे रिलेटेड हम कम्युनिकेट करें अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को या जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको कि भैया कोई इमरजेंसी आती है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है. गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को भी हम कम्युनिकेट करें या लोकल कम्युनिटी को भी हम बताएं कि हमारा हमने ये इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट की थी और उसके अगेंस्ट में हमने ये मॉक ड्रिल किया और उसके रिजल्ट्स ये आए. टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड एंड कैपेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, ensure their involvement and as appropriate the development of plant response. So लोग कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स में और कैसे वो लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
इसको हम ध्यान में रखें और उसकी कैपेबिलिटी को असेस करें. So the organization shall maintain and retain documented information on the process and the plans for responding the potential situation. तो हम इस डॉक्यूमेंट को रखें अपने पास प्रिपेयर करके एज ए एविडेंस कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया था इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर. इमरजेंसी प्रिपरेशन प्लान कैन इंक्लूड natural, technical, man-made events or outside or normal inside working hours. तो ये हम ध्यान रखें कि जब हम इमरजेंसी प्रिपरेशन प्लान बना रहे हैं या मॉक ड्रिल का प्लान बना रहे हैं तो उसमें कोई नेचुरल प्रॉब्लम्स या टेक्निकल या मैन मेड के कारण कुछ इवेंट्स होते हैं तो या कोई अब नॉर्मल वर्किंग आवर्स या वर्किंग आवर्स के अंदर कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो ये प्रोबेबल सिमुलेशन हमें करना है और उसका प्लान बनाना है. So thank you for watching and we will discuss further requirement in the next video. Thank you.